इतिहास मात्र विगत का घटनाक्रम नहीं, बल्कि परिवर्तनों का अध्ययन होता है और ऐसे परिवर्तनों के अध्ययन करने में हमें अनेक प्रकार के ऐतिहासिक सबक प्राप्त होते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक सबक है कि जिस किसी भी देश में एक लंबे समय तक अशांति और अव्यवस्था का बोलबाला होगा, वहाँ एक निरंकुश डिक्टेटर का उदय जरूर होगा। फ्रांस का इतिहास भी इस ऐतिहासिक सबक का अपवाद नहीं था। मैं आज बात करूंगा यूरोप के इतिहास के समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट की। हम सभी जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में महान क्रांति घटित हुई, जिसने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे नारे को विश्व भर में प्रसारित किया। 10 वर्षों तक क्रांति चलती रही अनवरत रूप से 1789 से 1799 तक, और फ्रांस की राजनीति में निरंतर उथल पुथल होती रही। इन्हीं उथल पुथल और अशांति की घटनाक्रमों ने फ्रांस में एक राष्ट्रीय निरंकुश सम्राट को पैदा किया, जो स्वयं क्रांति की परिस्थितियों से उपजा था, किंतु बाद में हम देखते हैं कि वो उस क्रांति का स्वयं विनाशक भी बना। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 से 1814 तक न केवल फ्रांस बल्कि यूरोपियन राजनीति पर हावी रहा, और इसीलिए हेज जैसे इतिहासकार को कहना पड़ा, फ्रॉम 1799 to 1814 द हिस्ट्री ऑफ यूरोप वाज द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, एंड द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस वाज द बायोग्राफी ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। मायने ये कि 1799 से 1814 तक यूरोप का इतिहास फ्रांस का इतिहास था, और वास्तव में इस अवधि में फ्रांस का इतिहास केवल नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी भर है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के नियंत्रण में आने वाले एक छोटे से द्वीप कार्सिका में हुआ था। नेपोलियन के पिता एक वकील थे जिनका नाम चार्ल्स बोनापार्ट था, और इनकी माता मैरी लिटजिया थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण से नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन अभावों में गुजरा, किंतु बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। और जब फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर क्रांति शुरू हुई 1789 की, और 10 वर्षों तक ये घटनाक्रम चलता रहा, तो ऐसी स्थिति में कार्सिका द्वीप के लोगों ने भी अपने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए फ्रांस की राजनीति में हिस्सा लिया, और उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह में नेपोलियन ने हिस्सेदारी की थी। इस समय फ्रांस के अंदर राष्ट्रीय सभा का शासन स्थापित हो चुका था, और राष्ट्रीय सभा ने कार्सिका द्वीप के विद्रोहियों की मांगों को देखते हुए कार्सिका को भी फ्रांस के अन्य प्रांतों के समान अधिकार प्रदान कर दिए थे। जब ऐसा हुआ तो 1793 में नेपोलियन कार्सिका द्वीप से अपने परिवार के साथ फ्रांस चला आया, और फ्रांस आकर के इसने जैकोबिन पार्टी की सदस्यता ली, और एक विधवा स्त्री जोसेफिन, जिसका पेरिस की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था, उससे इसने विवाह किया, और इस विवाह से नेपोलियन को अनेक प्रकार के राजनीतिक फायदे हुए। नेपोलियन की उन्नति के 2 अवसर प्रारंभ में उसको प्राप्त हुए। पहला अवसर था 1793 में एक अंग्रेजी नाविक बेड़े ने तूलो नामक स्थान पर अधिकार कर लिया था। नेपोलियन अपनी टुकड़ी को लेकर के गया, चूँकि फौज में छोटा अधिकारी था, और इसने ब्रिटिशर्स को तूलों से भगा दिया। यानी कि पहली बार 1793 में नेपोलियन का नाम अखबारों में छपा फ्रांस के अंदर। दूसरी घटना 2 वर्ष बाद 1795 में इसको एक दूसरा अवसर प्राप्त हुआ अपने नाम को चमकाने के लिए, और वो घटनाक्रम था कि 1795 में क्रांति के दौरान ही
प्रजातंत्रवादियों ने संविधान से असंतुष्ट होकर के नेशनल कन्वेंशन के सदन का घेरा डाल दिया। भीड़ उग्र हो गई और नेशनल कन्वेंशन के सदस्यों की हत्या पर आमादा हो गई। ऐसी स्थिति में सदन की सुरक्षा नेपोलियन को दी गई और नेपोलियन ने 40 तोपों की सहायता से भीषण गोलाबारी करके 400 विद्रोहियों की हत्या की। हालांकि 200 सैनिक नेपोलियन की टुकड़ी के भी मरे, लेकिन नेपोलियन ने फ्रांस को गृहयुद्ध से बचा लिया। अब नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति हो गया और उसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंची। लोग उसको अखबारों में प्रजातंत्र का रक्षक कहने लगे। इसके बाद नेपोलियन ने अनेक युद्धों में हिस्सा लिया और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। 1796 में उसने इटली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्डिनिया पर अटैक किया, उसको जीता। उसके बाद उसने मिलान को जीता, उसके बाद उसने मोडेना को, फिर उसके बाद रिवोली को, उसके बाद पोप के बॉर्डर तक पहुंच गया और कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप ने टोलनटीनो में 1796 में नेपोलियन से एक समझौता किया और इस समझौते में नेपोलियन ने इन राज्यों को जीतकर जो ट्रांसपोर्टेन रिपब्लिक की स्थापना की थी उसको मान्यता प्रदान कर दी और पोप की मान्यता मिलने के कारण से नेपोलियन की स्वीकार्यता फ्रांस की राजनीति में बढ़ती चली गई। 1797 में इसकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि इसने ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य पर अटैक कर दिया। कैंप फार्मिया की संधि से दोनों के बीच समझौता हुआ और बदले में नेपोलियन ने फ्रांस के लिए बेल्जियम हासिल किया, लोम्बार्डी हासिल किया और राइन नदी के आसपास का उपजाऊ इलाका भी हासिल कर लिया। इसके बाद नेपोलियन यही नहीं रुका और अब उसने देखा कि ब्रिटेन की शक्ति का राज क्या है यूरोप में। तो उसकी समझ में आया कि भारत, जिससे अकूत संपदा ब्रिटेन के अंदर आती है, अगर भारत पे फ्रांस अपना नियंत्रण स्थापित कर सके तो ये नेपोलियन की शक्ति को बढ़ा देने वाला होगा और इसलिए उसने ब्रिटेन से प्रतिद्वंदिता मोल ली। भारत की तरफ चलने का प्रयास करते हुए 1798 में उसने मिस्र पर अटैक किया और उसकी राजधानी काहिरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक पिरामिडों का युद्ध लड़ा गया काहिरा के पास, जिसमें नेपोलियन ने मिस्र को पराजित कर दिया। पश्चिमी एशिया की तरफ और आगे बढ़ा और 1799 में सीरिया को जीत लिया। अब नेपोलियन चूंकि कूटनीतिक रूप से बहुत समझदार था, तो एक कुशल सेनापति और एक कुशल कूटनीतिज्ञ होने के नाते उसे मालूम था कि आखिरी वार कब करना है विजय प्राप्ति के लिए। और 1799 में सीरिया को जीतने के बाद वो समझ गया कि अब समय आ गया है कि फ्रांस वापस लौटा जाए और 10 नवंबर 1799 को वो फ्रांस आकर के उसने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया और फ्रांस का शासन अपने नेतृत्व में और अपने साथ 2 लोगों की एक टीम और लगा करके, जिसको कॉन्सुलेट रूल फ्रांस के इतिहास में हम कहते हैं, तो अर्थात अपने नेतृत्व में यानी कि 3 कौंसल बनाए गए प्रशासन को चलाने के लिए, देश के शासन को चलाने के लिए, और उसमें नेपोलियन प्रधान कौंसल बना। और ये 10 वर्षों के लिए निश्चित हो गया कि नेपोलियन अन्य 2 सदस्यों अब्बेसिये और ड्यूकों के सहयोग से फ्रांस का शासन चलाएगा। फ्रांस के इतिहास में इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने बिना किसी की गर्दन काटे फ्रांस में सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि 1799 से 1804 तक वो फ्रांस का प्रथम कौंसल बना रहा और इस अवधि के दौरान उसने फ्रांस को यूरोप के अग्रगामी देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उसने सभी कुलीन, सामंत, पादरियों को जो क्रांति के दौरान फ्रांस छोड़ के भाग गए थे उनको वापस बुला लिया और उन्हें क्षमा दे दी। उसने फ्रांस का आधुनिकीकरण किया, सड़कें बनवाई गईं, खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया गया। पेरिस शहर की सुंदरता जो आज हम देखते हैं, ये नेपोलियन को इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। इसके अलावा उसने प्रशासन में प्रीफेक्ट सिस्टम इंप्लीमेंट किया, अदालतें दोनों प्रकार की सिविल और फौजदारी अलग अलग बनाई, लेकिन कुछ प्रतिगामी कार्य भी किए, जैसे प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेपोलियन की आलोचना करने का अधिकार प्रेस को नहीं था। ऐसे ही सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई, चूंकि नेपोलियन युद्धों की उपज था फ्रांस के अंदर और इस बात को वो जानता था कि शक्तिशाली सेना के आधार पर ही वो शासन में रह सकता है। उसने शिक्षा प्रणाली में भी सुधार किए,
पादरियों के लिए भी नियम बनाए और 1804 में समस्त कानूनों को इकट्ठा करके एक नेपोलियन कोड की रचना की। हम देखते हैं कि 1802 तक आते आते उसकी लोकप्रियता इतनी चरम पर जा पहुंची कि उसने संविधान में संशोधन करके अपने आप को अपनी मृत्यु तक प्रथम कौंसल बनवा लिया। 1804 में जनमत संग्रह कराया गया नेपोलियन के द्वारा और जनता ने सर्वसम्मति से उसको फ्रांस का सम्राट बनने का न्योता दे दिया। इस प्रकार 2 दिसंबर 1804 को पेरिस के नोट्रे डेम के गिरजाघर में नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ और हमें पता चलता है कि जब पोप उसके राज्याभिषेक के लिए आए तो उन्होंने उसको मुकुट जब प्रस्तुत किया तो नेपोलियन ने पोप के हाथों से मुकुट लेकर के स्वयं अपने सिर पर रखा और ये इस बात की घोषणा थी कि उसने मुकुट फ्रांस का स्वयं हासिल किया है, ये पोप की दयालुता से उसे नहीं मिला है। 1805 से लेकर के 1815 तक जब तक नेपोलियन फ्रांस की राजनीति में हावी रहा, निरंतर युद्ध करता रहा। इसीलिए ही युद्धों में लगातार संलग्न रहने के कारण, लगातार जीतने के कारण उसको हम यूरोप का समुद्रगुप्त कह सकते हैं। 1805 में उसने ऑस्ट्रिया रूस को हराया। 1806 में उसने जर्मनी के बहुत सारे राज्यों को एक सूत्र में बांध दिया जिसे राइन संघ कहा और इसी के साथ पवित्र रोमन साम्राज्य की संकल्पना का अंत कर दिया जर्मनी के इलाके से। 1806 में प्रशा, 1808 में स्पेन और स्पेन में उसकी सफलता इस कदर चढ़ी कि उसने अपने भाई जोसेफ को वहाँ का राजा बना दिया। लेकिन स्पेनिश जनता ने कभी भी हृदय से उसको अपना सम्राट स्वीकार नहीं किया और वो लड़ते रहे, ठीक उसी तरीके से जैसे मराठों ने कभी भी औरंगजेब को अपना बादशाह स्वीकार नहीं किया था। इसलिए नेपोलियन कहता था कि स्पेन के नासूर ने उसका नाश कर दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे औरंगजेब कहता था कि मराठों के या दक्षिण के नासूर ने मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1809 में उसने ऑस्ट्रिया को हराया और वहाँ की राजकुमारी मारिया लुइसा से विवाह किया। 1811 में उसके जीवन की सबसे बड़ी जो गलती हुई वो रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी। 5 लाख की सेना बनाई गई और नेपोलियन के अंडर में जो लगभग 20 देश थे सभी ने इसमें सैनिक भेजे। रूसी पीछे हटते चले गए क्योंकि रूस में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और फ्रांसीसी सेनाओं को ठंड से लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। तो बताते हैं कि इस युद्ध में 30,000 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए, 40,000 रूसी सैनिक मरे और अंतोगत्ता नेपोलियन को पराजित होकर के फ्रांस वापस आना पड़ा। जब नेपोलियन फ्रांस वापस लौटा तो उसके पास केवल 20,000 सैनिक थे। 1813 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी यूरोप में, उसका भी समापन हो गया और 1814 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और इंग्लैंड को एक गुट में बांधा और नेपोलियन यानी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 20 अप्रैल 1814 को नेपोलियन इस संयुक्त गुट से हार गया और उसको एल्बा द्वीप में निष्कासित कर दिया गया और इस संयुक्त सेना ने फ्रांस में बूरबन वंश के लुई 18वें को राजा नियुक्त कर दिया। लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था और नेपोलियन साहस खोने वाला व्यक्ति नहीं था। 1 मार्च 1815 को वो वापस भाग निकला एल्बा द्वीप से और फ्रांस आ गया और जनता ने उसको तुरंत सिर आंखों पर बैठाया। लुई 18वां उसके प्रभाव से इतना भयभीत हुआ कि बेल्जियम भाग गया देश छोड़ के और बिना युद्ध किए ही नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी दोबारा हासिल कर ली। अब की बार वो 100 दिन तक सम्राट रहा, लेकिन ये जो 4 देशों का संयुक्त गुट था इसने पुनः फ्रांस के विरुद्ध युद्ध किया और हम देखते हैं कि 18 जून 1815 को सेनापति वेलिंगटन के नेतृत्व में वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई जिसमें नेपोलियन अंतिम रूप से पराजित हो गया और उसको अब दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप में निष्कासित कर दिया गया। 6 वर्षों बाद 1821 में वही नेपोलियन की मृत्यु हुई। तो नेपोलियन यूरोप के इतिहास में एक ऐसा सितारा हुआ है जिसकी साम्यता हम भारतीय इतिहास के समुद्रगुप्त से कर सकते हैं। धन्यवाद।